तो एग्रीकल्चर टॉपिक के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। होपफुली पहला लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया होगा। कुछ डिटेल मेरे बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सब पता है आपको, इसलिए पहले लेक्चर में पहले इस लेक्चर के पहले क्वेश्चन में आपका स्वागत है। बोला ग्रीन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व करता है। तो ग्रीन एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि हम वेस्ट मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करेंगे और न्यूट्रिएंट सप्लाई को इंटीग्रेट करेंगे, साथ में नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट क्या है डिटेल में देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, ग्रीन एग्रीकल्चर रिफर करता है एक अप्रोच टू फार्मिंग और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो प्रायोरिटाइज करता है सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और रिडक्शन ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज। इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई और इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब तीनों क्या है समझते हैं। आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक पेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी है जो यूज करता है कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, कल्चरल और केमिकल मेथड कंट्रोल करने के लिए पेस्ट को। आईएनएस मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या है, एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है that seeks to balance the supply of nutrients in the soil with the need of the crop। ऐसा नहीं कि बस डाले जा रहे हो, नहीं, जितना जरूरत है सॉइल को उतना ही न्यूट्रिएंट आप सप्लाई कर रहे हो। और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट और क्या था, हाँ, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या बोलता है कि एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है that seeks to conserve और मैनेज वाटर, सॉइल और अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ग्रीन एग्रीकल्चर ऑल्सो एम्फेसाइज करता है यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड पावर एंड द यूज ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग। अगला है द टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन। क्या एवरग्रीन रिवोल्यूशन हैज बीन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया बाय। अब देखो, जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था 1960-70s के टाइम पे, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल लॉस हुआ। कैसे? बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज किया गया क्या, फर्टिलाइजर, जिससे जो सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो गया है ना। साथ में ये देखा गया कि जो वाटर लॉगिंग है वो भी बढ़ गया, बिकॉज जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव इरिगेशन, है ना। तो उसकी वजह से 1988 में एमएस स्वामीनाथन ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम रखा एवरग्रीन रिवोल्यूशन, जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ हम अपने प्रोड्यूस को, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ठीक है, तो ये करेक्ट जवाब है एमएस स्वामीनाथन साहब, है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करें 1988 में एमएस स्वामीनाथन जी ने। वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी बढ़ गया, और सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब एवरग्रीन रिवोल्यूशन फोकस करता है 4 पिलर पे। कौन कौन सा? पहला तो सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, कि हम एक्सटेंसिव वे में वाटर को यूज ना करें, सस्टेनेबल तरीके से करें, जितना प्लांट्स को चाहिए उतना ही, और जो सस्टेन कर पाए लंबे टाइम के लिए। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो बता ही दिया मैंने आपको। आप कीजिएगा सॉइल और वाटर कंजर्वेशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ये 4 जो है मेन पिलर हैं किसके? एवरग्रीन रिवोल्यूशन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप एरिया है अंडर इरिगेशन हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा किसमें है? तो करेक्ट जवाब है विच ऑफ द स्टेट द परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप एरिया अंडर इरिगेशन। सबसे ज्यादा इरिगेशन, है ना, आई थिंक हरियाणा में होता है, मोर देन 90%, है ना। ओके, हरियाणा इज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड और लैंड अमॉन्ग दी, कितना? 91.39 एज ऑफ 2011। एक एट्रीब्यूट करता है रोबोस्ट इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कनाल्स एंड वेल्स एडेड बाय इट्स लेवल टोपोग्राफी। जो द स्टेट बेनिफिट्स फ्रॉम सब्सटेंशियल रेनफॉल वाइटल फॉर ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट फर्दर इनहेंसिंग इट्स इरिगेशन कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन। तो हमने देख ही लिया था, पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, है ना। करेक्ट जवाब हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, टू बी एग्जैक्ट, है ना, इतना है, बट पुराना डेटा है, अभी 2025 चल रहा और ये 2011 के डेटा है ना, तो चाहो तो एक बार आप पढ़ सकते हो। द यील्ड ऑफ शुगर केन जो है हाईएस्ट है साउदर्न इंडिया में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्लाइमेट चाहिए उसको ना, कि वो फ्री फ्रॉम इफेक्ट समर लू ना रहे, विंटर फ्रॉस्ट ना हो, वो सारा कुछ साउदर्न इंडिया में अवेलेबल है। दैट्स, और साथ में ब्लैक सॉइल जो है वो आइडियल है किसके? कॉटन और शुगर केन प्रोटेक्शन के लिए, जो कि साउदर्न इंडिया में मिलता है। शुगर केन यूजुअली ग्रोन बिटवीन द लेटीट्यूड इतना से इतना 36.7 डिग्री नॉर्थ से 31 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर।
द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर शुगर केन कितना है, 32 से 38 डिग्री सेल्सियस। हाई ह्यूमिडिटी फेवर करता है रैपिड केन इलोंगेशन ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। मॉडरेट वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी विथ वाटर सप्लाई इज गुड फॉर रिपनिंग फेजेस। दो टाइप का एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है शुगर केन कल्टीवेशन के लिए इंडिया में, जैसे जिनका नाम है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल रीजन प्रोड्यूस करता है 45% से 55% ऑफ द टोटल शुगर केन प्रोडक्शन इन द कंट्री। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का सबसे ज्यादा है ना लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो करेक्ट जवाब है महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है ना। ओके, और ये क्या है, द सोयाबीन इज इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीन इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडिंग वेजिटेबल प्रोटीन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल और साथ में इंग्रेडिएंट्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट। राइस की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है पंजाब में, बिकॉज वहाँ पे वेल इरिगेटेड लैंड पाई जाती है, साथ में जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो कमर्शियल लेवल पे है ना करते हैं और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर है, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, साथ में मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे कि पंजाब के फार्मर यूज करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इज क्रॉप रोटेशन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर क्रॉप। अगला क्वेश्चन, ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। मैंने पहले ही बताया था आपको, ग्रीन रिवोल्यूशन अगर एक बोल रहा वीट और राइस रिलेटेड है, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के हैं, क्या क्या, जैसे ब्लैक रिवोल्यूशन देख लिया ऑलरेडी हमने पेट्रोलियम पिछले लेक्चर में। गोल्डन रिवोल्यूशन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर या फिर हनी से रिलेटेड है। ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर कोकोवा से। ग्रे रिवोल्यूशन ये भी देखा था फर्टिलाइजर से। ब्लू क्या है, फिश से रिलेटेड है। सिल्वर रिवोल्यूशन बताया था मैंने, एग से रिलेटेड। व्हाइट रिवोल्यूशन ये भी बताया था डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड। पिंक क्या है, ओनियन या फिर प्रॉन से रिलेटेड। और येलो रिवोल्यूशन जो है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगला, माही सुगंधा क्या है, एक वैरायटी ऑफ देखो राइस है जो बासमती राइस का एक वैरायटी है। ठीक है, और ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी है जो रेजिस्टेंस टू पेस्ट और डिजीजेज है। साथ में माही सुगंधा वाज डेवलप्ड बाई IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का 1988 में, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल में इसको ग्रो किया जाता है। अगला है व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अभी हमने ऊपर देखा मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है व्हाइट रिवोल्यूशन। सिल्वर किससे रिलेटेड है, एग से रिलेटेड है। ओके, और इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। राइस ओरिजिनेट किस में, कहाँ पे हुआ था, है ना, तो करेक्ट जवाब है साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था। कुछ लोग तो मानते हैं हमारे इंडिया में ही हुआ था, साउदर्न स्टेट में। ठीक है, तो फिर उसके बाद स्प्रेड किया नॉर्थ ऑफ द कंट्री और उसके बाद चाइना की तरफ गया। देयर आर एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में, लगभग 13,000 साल पहले। राइस कल्टीवेशन फिर चाइना में पहुंचा 8,000 साल पहले और इंडिया में लगभग 7,000 साल पहले। राइस इज नाउ ग्रोन, 100 से ज्यादा कंट्री में राइस ग्रो किया जाता है और ये एक स्टेपल फूड है लगभग हाफ ऑफ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए। अगला है एसेशन रीजन वाला टाइप क्वेश्चन कि ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी एक क्रूशियल रोल प्ले किया है इसने ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनटू अ मॉडर्न साइंटिफिक वन। बिल्कुल सही है। इट डिड नॉट इन्वॉल्व मच ऑफ अ सोशल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट। नहीं, दोनों को इन्वॉल्व किया। इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी हुआ, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उससे बहुत सारा हुआ, अभी ऊपर हमने देखा। एक्सटेंसिव इरिगेशन या फिर यूज की वजह से जो वाटर टेबल है नीचे चला गया, वाटर लॉगिंग है ना की समस्या हुई उससे। साथ में पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करने से सॉइल पोल्यूशन हुआ बहुत ज्यादा, है ना, तो इन्वायरमेंट को काफी नुकसान हुआ किससे, ग्रीन रिवोल्यूशन से। वहीं पर सोशल कॉस्ट की बात किया जाए तो सोशल कॉस्ट का मतलब ऐसे समझो, अब बहुत जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक्सटेंसिव लेवल पे फार्मिंग की, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। और वहीं पे जो ट्रेडिशनल फार्मर्स थे जिनके पास बहुत ही कम लैंड थी, जो सब्सटेंशियल फार्मिंग करते थे, वो मतलब कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है और घट गई या फिर वो उतना कम्पीट ही नहीं कर पाए। अब कैसे कम्पीट कर सकते हैं, इसलिए जो सोशल डिस्पैरिटी है दोनों के बीच में इनकम गैप वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया बहुत तेजी से। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, बताई दिया क्यों, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इधर है रिवर वैली और इधर है रिवर्स, है ना, रिवर वैली प्रोजेक्ट है और इधर है रिवर। तो तिलैया डैम जो है वो है झारखंड के, झारखंड में है, और ये बराकर जो कि एक दामोदर वैली की है ना ट्रिब्यूटरी है, उस पर बना हुआ है। तो ये का हो गया 3। पंचेट हिल डैम की बात करें तो दामोदर रिवर धनबाद में बना हुआ है, तो ये हो गया 1। राणा प्रताप सागर डैम जो है बेतवा रिवर पे है, और बचा क्या,
माता टीला डैम जो है वो चंबल लेवल पे है। तो ये हो जाएगा 3-1-4-1 सही है ना मैच। तो आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ सकते हो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, बस लोकेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि रहा आपके सामने। ट्रिटी केल क्या है? एक क्रॉस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग है। तो करेक्ट जवाब है वीट और, माफ कीजिएगा, वीट और डे के बीच में एक क्या है? क्रॉस है, ठीक है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में रखना है कि ट्रिटी केल क्या है? एक हाइब्रिड सीरियल ग्रेन है जो प्रोड्यूस किया जाता है बाई क्रॉसिंग वीट और राई। हेक्साफ्लाइड क्रॉप है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पहले क्रिएट किया गया था अर्ली 20th सेंचुरी बाय रशियन साइंटिस्ट। इट वाज नॉट अंटिल द 1960 दैट ट्रिटिकेल बिकम अ कमर्शियल वाइबल क्रॉप। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट। तो इसका करेक्ट जवाब है इन चारों में से आई थिंक मेज जो है एक C4 प्लांट है। हाँ, अब C4 प्लांट क्या होता है समझते हैं। C4 का कार्बन फिक्सेशन पाथवे होता है जो इनहेंस करता है फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी। कैसे? बाय मिनिमाइजिंग फोटो रेस्पिरेशन कॉमन अंडर लो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। लो कार्बन डाइऑक्साइड हाई लाइट टेम्परेचर और स्ट्रेस कंडीशन के अंदर भी जो ये फोटोसिंथेसिस करता है ना एफिशिएंटली कर सकता है। कैसे? बाय मिनिमाइजिंग फोटो रेस्पिरेशन। बस C4 प्लांट के बारे में ये जानते रहना है आपको। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेज, सोरगम और शुगर केन जो है C4 टाइप ऑफ क्रॉप है। अगला है, इधर क्रॉप है और इधर डिजीज है। तो शुगर केन में क्या होता है? उसमें होता है रेड रॉट। क्या होता है? रेड रॉट, है ना। और पैडीज में जो है खैरा होता है, अरहर में विल्ट होता है, पोटैटो में लेड ब्राइट एक नाम की बीमारी होती है। तो नहीं, शुगर केन में दूसरा हो गया, पैडी में तीसरा हो गया ना। तो 2-3-4-1 करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये टाइप की बीमारी क्या होती है क्या नहीं उसके बारे में इधर डिटेल है कि रेड रॉट डिजीज को जो है ना शुगर केन का कैंसर कहा जाता है क्योंकि ये सीवियर थ्रेट है कैपेबल ऑफ डेसिमेटिंग इंटायर क्रॉप। एक कटेल करता है शुगर केन वेट बाई 29%, डिट्रोरेटिंग केन क्वालिटी। डिजीज्ड केन कैन लूज 25 से 75% सुक्रोज कंटेंट अगेंस्ट हेल्दी केन। खैरा डिजीज राइस में जो है राइस स्टेम फ्रॉम द माइक्रो न्यूट्रिशनल स्कैरसिटी। जिंक की है ना अगर स्कैरसिटी हो जाती है तो खैरा नामक बीमारी होती है राइस सिस्टम में। डिस्प्लेइंग डस्टी ब्राउन पैचेज ऑन द लीव प्रोग्रेसिंग टू नेक्रोसिस। इट हैम्पर फोटोसिंथेसिस कॉजिंग सिग्निफिकेंट, लगभग 25 से 30% यील्ड को रिड्यूस कर देता है ना। अगला है अरहर विल्ट डिजीज के बारे में। 5 से 6 वीक ओल्ड प्लांट पे अटैक करता है। लीव्स येलो हो जाती है प्रीमेच्योरली फॉलोड बाय विल्टिंग और वेदरिंग। The disease advances upward, plunging vascular tissue with fungal mycelia, halting water transport और releasing toxins, जो कॉज करता है प्लांट के डेथ में भी। और फंगस परसिस्ट सेप्रोफाइट इन द सॉइल डिप्रेस। लेट ब्लाइट क्या है? कॉमन इन सोलानेसियस प्लांट जैसे कि पोटैटो और टोमेटो, रिजल्ट फ्रॉम फाइटोफैथोरा इन्फेस्टेंस और उमिसेट पैथोजेंस। होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, कहीं पे गलती हो जाए तो उसके लिए माफी, है ना। सर्कुलर लाइट टू डार्क ग्रीन स्पॉट सिग्नल करता है इनिशियल सिम्टम विथ पोटेंशियल टू डिवेस्टेट क्रॉप एट एनी स्टेज। टी इन्फेस्टेंस अ वाटर मोल्ड पैरासाइट है जो सेवरली अफेक्ट करता है प्लांट को, कॉजिंग ट्यूबर डिके, रिड्यूस क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी लॉस। तो बस इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे, होपफुली सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। आज के लिए कोट है कि If you spend your life trying to be good at everything, you will never be great at anything। यानी मतलब कि अगर आप हर चीज में अच्छे बनने की कोशिश करोगे ना तो आप किसी चीज में ग्रेट नहीं बन सकते। अगर आपको किसी चीज में एक्सेप्शनल करना है, ग्रेट बनना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका पूरा फोकस जो है उस चीज पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर चीज में बेहतर करने की कोशिश करो। तो अगर आप हर चीज में बेहतर करने की कोशिश करोगे ना तो बेहतरीन कभी नहीं बन पाओगे। इस कोट का यही मतलब है। होपफुली आपको ये ध्यान में रहेगा और आप अपने बेहतर को बेहतरीन कर पाओगे। इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।